खामोश खड़ा, क्यों देश समाज? बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष? देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لكل دقيقة تعذبني. दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने समाजवादी पार्टी से खत्म किया ताल्लुक। यूपी हुकूमत को मुसलमानों के लिए बताया मायूस कुन। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां तशवीशनाक। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जताया अफसोस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक ने अपने 18 कारकुनान को किया मुअत्तल। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी। और यूपी के बनारस में वाक़िया जामिया सल्फिया में इमाम हरम ने किया खिताब। कहा, बेहतर मुसलमान वो है जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई चाहे। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है मंजरनामा। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने समाजवादी पार्टी से इज़हार ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। इमाम बुखारी ने समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के नाम खत लिखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में SP हुकूमत को 1 साल पूरा हो गया है और आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मुसलमानों के ताल्लुक से निहायत मायूस कुन, खराब और अफसोसनाक रहा। साथ ही मौलाना बुखारी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो मुसलमानों के ताल्लुक से एक भी वायदा पूरा नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे नामा निगार आसिफ इकबाल ने इमाम बुखारी से बात की। सर्वे का अफरोज ऐसा था कि सरकारें बनती थी और सरकारें बिगड़ जाती थी। जी हां, हम किसी और की नहीं बल्कि अहमद साहब बुखारी की बात कर रहे हैं, जामा मस्जिद के पेश इमाम। ये वो शख्सियत है जिन्होंने कई सरकारें बनती और बिगड़ती देखी हैं। कई बार सरकार को बनाया भी है और सरकार ने अगर वाजिब काम नहीं किया, मुसलमानों के हक की बात नहीं की, तो सरकार के खिलाफ खड़े भी हुए और उनके मुखालफत भी की। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी थी, 1 साल हो चुके थे, लेकिन 1 साल में उपलब्धियों का डंका तो समाजवादी पार्टी पीट रही है। लेकिन अहमद साहब बुखारी कह रहे हैं कि जरा इसका मापदंड मेरे तरीके से ले लीजिए। हमारे साथ खुद अहमद साहब बुखारी बैठे हुए हैं, हम ही से पूछ लेते हैं, कैसी रही 1 साल की समाजवादी पार्टी की यात्रा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को 1 साल हो गया है और सरकार का रिपोर्ट कार्ड मुसलमानों के ताल्लुक से निहायत मायूस कुन, खराब और अफसोसनाक रहा है। रियासती असेंबली के इंतखाबात से पहले मेरी मुलायम सिंह यादव साहब से कई दफा बातचीत हुई।
मुतालबात उनके सामने रखे, मसाइल से उनको आगाह किया गया। उन सबको मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन से पहले माना और ये वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इन तमाम वादों पर फौरी तौर से अमल किया जाएगा। यही नहीं बल्कि एक कदम समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ाया और ये कहा कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का भी मैं वादा करता हूं। अगर जायजा लिया जाए इस एक साल का, तो जो वादे किए थे वो वादे वादे ही रहे, सिर्फ यकीन दहानियां कराई गईं। और इस एक साल की कारकर्दगी का अगर आप जायजा लें अखिलेश सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, जान और माल की हिफाजत न करना, फसादात का एक लामुतनाही सिलसिला, 113 फसादात हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, छोटे और बड़े, 11 बड़े बाकी छोटे, और उन छोटे में भी सैकड़ों लोगों की जानें गईं, अमलाक लूटी, दुकानों को नजर आतिश किया गया। नाइंसाफियां अपनी हदों को पार कर गईं। आपने क्या, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत इंतजार किया? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इन तमाम चीजों में उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम साबित हुई। अब इन हालात में जहां जुल्म ज़ातियां और नाइंसाफियां हो रही हूं, अहमद बुखारी खामोश नहीं रह सकता। 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में और 7% यादव, इख्तिदार देने वाला मुसलमान इख्तिदार से बाहर, वादा यह कि हिस्सेदारी सबको बराबर की मिलेगी, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अगर आप हिस्सेदारी की बात करें तो 1% हिस्सेदारी मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। तो इन हालात में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं समाजवादी पार्टी से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करूं। मैंने आज मुलायम सिंह यादव को इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए उनको एक तफसीली खत लिखा और ये कह दिया कि मेरा अब कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने दामाद उमर अली खां को जो दिल्ली से बाहर हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया है ताकि उनका इस्तीफा लूं। और अभी राज्य मंत्री बनाया था वसीम अहमद खान साहब को, उनको भी मैंने कहा है कि वो इस्तीफा दें। एक इस्तीफा मेरे पास आ चुका है, दूसरा इस्तीफा आने वाला है। मैं अपने खत के साथ ये इस्तीफे मुलायम सिंह यादव को भेज रहा हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन में होता है दिदावर पैदा। ऐसा ही दिदावर समझा था तमाम मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को। लेकिन मुलायम सिंह यादव को इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं अहमद शाह बुखारी कि मुसलमान अगर आपको दिल में बसाता है तो मुसलमान बहुत दूर भी कर सकता है। और उसका एक एग्जाम्पल बिहार में दिया जा चुका है, क्योंकि बिहार में भी लालू यादव को जब तक मुसलमानों की सरपरस्ती मिलती रही तब तक वो राज में बने रहे। लेकिन जब मुसलमान अलग हुए तो वो अब राज से बाहर हैं, सत्ता से बाहर हैं। और ये सबक मुलायम सिंह यादव के लिए भी बहुत बड़ी है। कैमरामैन दीपक के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि बम धमाकों के बाद महज शक व शुबे की बुनियाद पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके फिरका परस्त ताकतें ये समझती हैं कि इस तरह से मुस्लिम बच्चों के हौसलों को पस्त कर दिया जाएगा और असल हकाइक पर पर्दा डालकर मुल्क की आवाम को गुमराह किया जाता रहेगा। लेकिन उनकी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी।
मौलाना ने मजीद कहा कि हम इस बात की तायद करते हैं कि दहशतगर्दी को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी है, इसे कभी भी किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। आज जितने मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों की सलाखों के पीछे हैं, जब उनके मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वो वहां से बाइज्जत बरी होते हैं। हुकूमत और जांच एजेंसियों को इनसे सबक लेना चाहिए और हुकूमत वक्त को इस सिलसिले में सोच समझकर ऐसा कानून वज़ा करना चाहिए कि जिससे बेकसूर बच्चों की रिहाई हो और आइंदा मासूमों की गिरफ्तारी ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक ने 18 कारकुनान को मुअत्तल कर दिया है। बैंक जराये के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है और 2 हफ्तों में जांच पूरी कर ली जाएगी। मशहूर कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन रेड स्पाइडर के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने वाले देश के 3 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की बदउनवानियों को लेकर खुलासा किया था। टेलीकॉम महकमे ने एयरटेल की 3G खदमात पर एतराज जताते हुए उसके 7 सर्किलों में खदमात बंद करने का हुक्म जारी किया है। साथ ही एयरटेल पर 350 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल टेलीकॉम महकमे ने एयरटेल को सर्विस स्पेक्ट्रम के बिना ही खदमात देने का इल्जाम लगाया है और 18 मार्च तक इस मसले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं एयरटेल ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टेलीकॉम महकमे के इस फैसले से एयरटेल की 3G खदमात पर काफी असर पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि एयरटेल की 3G खदमात 13 सर्किलों में चल रही हैं। यूपी के बनारस में वाक़िअ जामिया सल्फिया में मुनक्किद इजलास को खिताब करते हुए इमाम हरम डॉक्टर फैसल गज़ाफ़ी ने कहा कि दीन इस्लाम दुनिया और आखिरत दोनों हासिल करने का जरिया है। बेहतर मुसलमान वो है जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई चाहते हैं, अच्छे आमाल को अंजाम देने में कभी सुस्ती नहीं करते। इमाम हरम ने कहा कि दीन के सभी अरकान नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात तमाम इंसानों के लिए जिस्मानी और रूहानी एतवार से मुफीद हैं। नमाज और हज में लोगों का इज्तिमा इस बात की पुख्ता दलील है कि इस्लाम इत्तेहाद व इत्तेफाक की तालीम देता है और मुसलमानों को ताकत व क़ुव्वत हासिल करने की दावत देता है, लेकिन उन्हें इस ताकत पर तकब्बुर करने और दूसरों पर मजालिम करने से सख्ती से मना करता है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और तीसरे बड़े शहर हमस में सदर बशार अल असद की वफादार फौज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। ज़राए के मुताबिक दमिश्क के हवाई अड्डे के साथ नज़दीक जैशुल हुर के साथ झड़पों में 35 सरकारी फौजी मारे गए हैं। इत्तला के मुताबिक हमस के इलाके खालदिया में बागी जंगजुओं और सदर बशार अल असद की फौज के दरमियान शदीद जंग जारी है। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क और तीसरे बड़े शहर हमस में सदर बशर अल असद की वफादार फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तलात मिल रही है। ज़राए के मुताबिक दमिश्क के हवाई अड्डे के नजदीक जैशुल हुर के साथ झड़पों में 35 सरकारी फौजी मारे गए हैं। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की इत्तला के मुताबिक हमस के इलाके खालिदिया में बागी जंगजू और सदर बशर अल असद की फौज के दरमियान एक मरतबा फिर शदीद लड़ाई छिड़ गई है। ज़राए के मुताबिक शामी फौज टैंकों के साथ बागियों के ठिकानों पर गोलाबारी कर रही है। वहीं हमस के एक इलाके बाबा उमरू में मुताहरिक फौज के दरमियान ताज़ा झड़पों की इत्तलात मिली है। दूसरी जानिब ऑब्जर्वेटरी ने इलाके में मौजूदा अपने ज़राए के हवाले से इत्तला दी है कि बाबा उमरू कॉलोनी की शाहराह के आसपास असदी फौज और जैशुल हुर के दरमियान लड़ाई जारी है। इसके अलावा शामी फौज इस इलाके पर भी गोलाबारी कर रही है। वाज़ेह रहे शामी फौज ने गुज़िश्ता इतवार को बाबा उमरू कॉलोनी पर अचानक हमले के बाद कंट्रोल का दावा किया था, लेकिन उनके इस दावे के चंद घंटे बाद ही शामी फौज ने जंगी तैयारों से बागियों के ठिकाने पर बमबारी शुरू कर दी थी। वहीं हमस के इस इलाके पर शामी फौज ने गुज़िश्ता साल खुरेजी लड़ाई के बाद दोबारा कब्जा कर लिया था और उसके साथ झड़पों में सैकड़ों फौजी जंगजू मारे गए थे। इधर दारुल हुकूमत दमिश्क में शहर को बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से मिलाने वाली शाहराह और दूसरे इलाके बैतुसहम और अकरबा और जुर्मना शहर के जंगजू और सरकारी फौज के दरमियान झड़पों की इत्तला मिली है और उनमें 35 फौजियों की हलाकत का दावा किया गया है। दरअसल बागी जंगजू गुज़िश्ता कई माह से हवाई अड्डों की जानिब जाने वाली शाहराह का कंट्रोल संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सरकारी फौज की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में पसपा इख्तियार करना पड़ी है। वाज़ेह रहे कि शाहराह दमिश्क हुकूमत के बैरूनी दुनिया से राब्ते का अहम जरिया है। अगर जैशुल हुर का इस पर कब्जा हो जाता है तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फराहम करदा इदाद-ए-शुमार के मुताबिक शाम में मार्च 2011 से जारी खाना जंगी के नतीजे में अब तक 70,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं और बेघर होने वाले शामियों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बर्री फौज की मिसाइल मशकों के पहले दिन नाजात 10 और फज्र 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ईरानी फौज की बर्री फोर्स की मिसाइल की मशकों के पहले मरहले में ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा पुरदास्तान की मौजूदगी में ईरान के मरकजी इलाके के काशान में आगाज किया गया। नाजात 10 दरमियानी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकती है। दूसरी जानब अमेरिका सदर बराक ओबामा ने ईरान के खिलाफ दुश्मनाना रविश जारी रखते हुए बाज़ पाबंदियों में मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक ऐलान में कहा गया कि ईरान के ताल्लुक से हंगामी कौमी सूरत हाल जो मार्च 1995 में शुरू हुई थी, मजीद 1 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ما تحارمني لبك اللي فيها تعذبني 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे। بدي منك ما تحارمني لبك اللي فيها تعذبني
ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। बढ़ते हैं आगे। फ़लस्तीन की मुस्लिम फ़िक़्हा एसोसिएशन ने एक फतवा जारी करते हुए कहा कि जब तक क़िबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा है उस वक्त तक दूसरे ममालिक में आबाद मुसलमान मस्जिद अक्सा का दौरा ना करें। दरअसल इसराइल के कसीरुल अशात अखबार यरूशलम पोस्ट के मुताबिक एसोसिएशन के शोबा अफ्ता के सरबराह डॉक्टर माहिरुल हली ने कहा है कि जब तक यरूशलम पर इसराइल का गाजिबाना कब्जा है फ़लस्तीनी मुसलमानों को चाहिए कि वो गैर मुल्की मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में आने से रोकें। जब तक बाबरकत मस्जिद अक्सा पर इजराइल का कब्जा है, गैर मुल्की मुसलमान मस्जिद अक्सा की जियारत को नहीं आ सकती। जी हां, फिलिस्तीन के मुस्लिम फ़िक़्हा एसोसिएशन ने एक फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि जब तक क़िबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा है उस वक्त तक दूसरे ममालिक में आबाद मुसलमान मस्जिद अक्सा का दौरा न करें। दरअसल फ़िक़्हा एसोसिएशन के शोबा अफ्ता के सरबराह डॉक्टर माहिरुल हली ने कहा है कि जब तक यरूशलेम पर इजराइल का गाजिबाना कब्जा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को चाहिए कि वो गैर मुल्की मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में आने से रोके। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद अक्सा का दौरा करने के बजाय उसको आजाद करवाने की कोशिशें करें और मस्जिद अक्सा का विकार बहाल करें। डॉक्टर माहिली का ये फतवा ऐसे वक्त में आया है कि जब कुछ मुस्लिम ममालिक के लोगों ने अपने सयाहती दौरे के दरमियान बहैसियत सय्याह मस्जिद अक्सा का दौरा करने के लिए इजराइल की हुकूमत से वीजा मांगा था। वहीं फिलिस्तीनी फ़िक़्हा का ख्याल है कि अगर मुसलमानों ने इजराइल से वीजा लेकर मस्जिद अक्सा में आना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने इजराइल के यरूशलेम पर गाजिबाना कब्जे को कबूल कर लिया है। साथ ही डॉक्टर माहिर का ये भी कहना है कि यरूशलेम एक इस्लामी शहर है और मुसलमान किसी भी सूरत में उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते, बल्कि उसकी और मस्जिद की आज़ादी के लिए जिहाद छेड़ना लाजमी है। इसी दरमियान गजा की हुर्रियत पसंद जमात हमास ने ऐलान किया है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के मकबूल लीडर और रूहानी पेशवा शेख यूसुफ मई के महीने में गजा पट्टी का दौरा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि शेख यूसुफ इजराइल के सख्त मुखालिफ है और उम्मीद की जा रही है कि इजराइल उनको गजा पट्टी में रोकने की सख्त कोशिशें करेगा। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इंतहा पसंद यहूदियों ने मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा में घुसकर बेहुरमती की है। वहीं इजराइल पुलिस की बड़ी तादाद की हिफाजत में काबिज आबादकार मराकिश दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और मस्जिद के आहतों में गश्त शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक दर्जनों शरपसंद यहूदियों ने अल सुबह ही मस्जिद अक्सा पर टोलियों की शक्ल में धावा बोला। हर जत्थे के हमरा इजराइल पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। वहीं मस्जिद के सहनों में गश्त करने के अलावा इन आबादकारों ने यहाँ तिलमुदी इबादात की अदायगी भी की। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इजराइल फौज ने मस्जिद अक्सा की राहदारियों के तलमीती हलकों में बैठने के लिए आने वाले मुताद्दिद फिलिस्तीनी तालिबात को मस्जिद में दाखिल होने से रोका। याद रहे कि इजरायली हुकूमत ने मस्जिद अक्सा को ज़मानी एतबार से यहूदी और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की मुहिम तेज कर दी है। इसी मकसद के लिए तकरीबन हर रोज यहूदी आबादकारों ने मस्जिद में दाखिल होकर तलमुदी इबादात की अदायगी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन के नज़दीक मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमती दफ्तर के बाहर बम धमाकों में 21 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार में सवार एक खुदकुश बॉम्बर ने अपनी बारूद से भरी कार को वजीरात इंसाफ के बाहर धमाके से उड़ा दिया। उसके बाद मुसलह जंगजू इमारत के अंदर दाखिल हो गया और उनकी पुलिस के साथ लड़ाई शुरू हो गई। बम धमाकों में मरने वालों में 6 पुलिस एहलकार और 12 शहरी हैं। फौरी तौर पर अभी तक किसी भी ग्रुप ने इन बम हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इराक में अलकायदा से वाबस्ता रियासत इस्लामी इराक पर माजी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बम हमलों के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इराक से 2011 में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद से तशद्दुद के वाक़यात में कोई कमी नहीं आई है और हर माह 200 से 300 अफराद खुदकुश बम हमलों और दूसरे तशद्दुद के वाक़यात में हलाक हो रहे हैं। 2003 में इराक पर अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जरिए किए गए हमले में अमेरिका का जंगी खर्च 1 खरब 70 अरब डॉलर है। इस खर्चे का तखमीना ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट बराए बैन अल अक़वामी मुतालात की जानिब से पेश की गई एक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इराक जंग 2003 इराक पर साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुसल्लत करदा जंग की अमरीका की लागत 1 खरब 70 हजार डॉलर्स आई है और इस जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को 490 अरब डॉलर्स से ज़्यादा मालियत के फ़वाइद देना पड़े हैं। इस तरह आइंदा 4 अशरों में इस जंग के कुल अखराजात बढ़कर 6 खरब डॉलर्स हो जाएंगे। इराक जंग में 1,34,000 शहरी मारे गए थे
और इस जंग के माबाद असरात के नतीजे में इससे 4 गुना ज़्यादा अमवात का अंदाज़ा लगाया गया है। इराक जंग के अखराजात और हलाकतों के ये आदाद-ओ-शुमार ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट बराए बैनुल अक़वामी मुतालात की जंगी मंसूबे की लागत नामी रिपोर्ट में दिए गए हैं और ये रिपोर्ट जुमरात को जारी की गई। इस मुताले के मुताबिक इराक में जंग के दौरान अगर सिक्योरिटी फोर्सेज, मुजाहिमतकारों, सहाफ़ियों और इंसानी इमदादी कारकुनान की हलाकतों को भी शुमार कर लिया जाए तो इस जंग में 1,76,000 से 1,89,000 के दरमियान इंसान काम आए थे। इराक जंग से मुताल्लिक ये रिपोर्ट जामिया के माहिरीन तालीम और असातिज़ा ने मुरतब की है और ये 19 मार्च 2003 को अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की फ़ौजियों के इराक पर हमले के 10 साल पूरे होने से चंद रोज़ कबल जारी की गई है। वाटसन इंस्टीट्यूट ने इससे पहले 2011 में अमेरिका पर 9/11 हमलों का एक अशरा पूरा होने के मौके पर एक और रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान में जंगों के अखराजात की तफसील और उनमें हलाकतों के आदाद-ओ-शुमार दिए गए थे। 2011 की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इन दोनों जंगों के कुल अखराजात 3 खरब 70 अरब डॉलर्स रहे और इन जंगों के दौरान माजूर होने वाले अमरीकी फौजियों के दावों की रकम को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो उसकी कुल मालियत 4 खरब डॉलर्स से बढ़ जाती है। इन तीनों जंगों के महलूकीन की तादाद पहले 2,24,000 बताई गई थी, फिर इस तादाद को बढ़ाकर 2,58,000 कर दिया गया। इसके 2 साल के बाद अब हलाकतों की तादाद 2,72,000 से 3,29,000 के दरमियान बताई गई है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के कुल जंगी अखराजात और मुस्तकबिल में इन जंगों से मुताल्लिक मसाइल की वजह से होने वाले अखराजात का भी तखमीना लगाया गया है। 2011 की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक अशरे की जंग के बाद इसमें हिस्सा लेने वाले फौजियों की माजूरी और मेडिकल क्लेम्स की कुल मालियत 33 अरब डॉलर्स रही थी, जो 2 साल के बाद बढ़कर 134 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हो गई। रिपोर्ट में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि इराक जंग से अमेरिका को हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, जबकि इराक अभी तक उसके सदमे से बाहर नहीं निकल सका है। इस जंग के नतीजे में सख्तगीर जंगजुओं को सर उठाने का मौका मिला है और इंसानी हुकूक की पामाली हुई है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इंतजामिया ने दुनिया के सामने इराक जंग का ये जवाब पेश किया था कि साबिक सदर सद्दाम हुसैन के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का जखीरा मौजूद है, लेकिन जब उन्होंने इराक पर चढ़ाई कर ली और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को चलता करने के बाद मुल्क का कोना कोना छान मारा तो उन्हें ऐसे कोई खतरनाक हथियार और न उनका कोई जखीरा मिला। उस वक्त इराक के खिलाफ जंग के हामी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करते रहे थे कि सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं और वो दुनिया के अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। चुनांचे इस जंग के दौरान अमरीकी फौज को इराक से सद्दाम हुसैन के खतरनाक हथियार तो न मिल सके, अलबत्ता तब अमरीकी सदर बुश दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करते रहे थे कि सद्दाम हुसैन के बगैर दुनिया ज्यादा महफूज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मंजरनामे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया.
आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास